Hello students, today we are going to study about the respiratory system that comes under your chapter number 6 life processes. So this will be our first lecture for the respiratory system. You all know the gases exchange is required for the survival of a human being. So why we need oxygen? Why we want to exchange oxygen with carbon dioxide? That's a waste product. So the main reason behind is the production of energy. So respiration is a process by which you will produce your energy, and energy in your body is ATP, that is adenosine triphosphate. फाइन सो आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि एनर्जी किस तरह से आपको प्रोवाइड की जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बेटा जिसमें यू विल रिलीज केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी मीन्स केमिकल एनर्जी का मतलब होता है आपकी एटीपी. अब वो कहाँ से आ रहे हैं? थ्रू शुगर्स क्या है? ये 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है. 6 कार्बन मतलब इन 6 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सोस. हमने पढ़ा था डाइजेशन में हेक्सोस. मोस्टली आपकी एसिमिलेशन जो होती है इज फ्रॉम द हेक्सोस शुगर, और अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो सकती है हेक्सोस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं उनकी, या फिर अदर कार्बन बेस्ड आपके मॉलिक्यूल्स एज वी हैव स्टडीड अबाउट द कीटो एसिड्स. तो वहां से भी आपका एटीपी जनरेट होता है. फाइन. एंड एटीपी फुल फॉर्म इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फाइन. सो सम टोटल ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज बेटा क्या है? जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है, या फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन सबको आप मिला के कहते हो कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है. तो इसमें आपका डाइजेशन भी हो गया, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सब कुछ मिला के आप बोलते हो वाइटल एक्टिविटीज हैं, इसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हो. और ये 2 एस्पेक्ट्स में होता है. तो इसमें टाइप्स हो सकते हैं हमारे. एक तो ऐसा कि जिसमें एनाबॉलिज्म हो. एनाबॉलिज्म का मतलब है कि आप सिंथेसाइज कर रहे हो, आप बना रहे हो, बनाना, ठीक है, यू आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपाउंड्स फ्रॉम द सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो आपके सेल में अवेलेबल होंगे, रॉ मटेरियल की तरह सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है. उन मॉलिक्यूल्स को यू आर यूजिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल इन योर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब यूज होता है ना. तो ये तो सिंपल आपके मॉलिक्यूल्स हैं. और बनता क्या है आपका ग्लूकोज है. तो ग्लूकोज तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ. फिर ग्लूकोज का आगे क्या बनता है? स्टार्च बनता है, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है. तो पॉलीसेक्राइड तो बहुत बड़ी चेन होती है ना. तो फिर अगर ऐसा हुआ तो आपका कॉम्प्लेक्स, आपका सेलुलर कंपाउंड बना, दैट इज एनाबॉलिज्म. देन कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन. अब नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन में मॉड्यूल से कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? विल प्रोड्यूस एनर्जी. सो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो एक पूरा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल था, वहां से आपकी एनर्जी बन रही है. एंड बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. यू ऑल नो ऑक्सीजन इज नेसेसरी. बोलते हैं ना कि वी आर एरोब्स, विदाउट ऑक्सीजन वी विल नॉट सर्वाइव, है ना. तो देयर इज अ रीजन, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका एटीपी नहीं सिंथेसाइज नहीं होगा, है ना. तो अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब कोई ऐसी साइट भी है जहाँ पे वो चीज बन रही है. तो आपको इस पूरे रेस्पिरेशन में वो सब पढ़ना है जहाँ पे आपकी एटीपी बनती है. फाइन. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द बॉडी. यस, हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, डिफ्यूजन के उस पे होता है. ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है. फाइन. देन रेस्पिरेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेस्पिरेर means to breathe. Fine. In respiration, assimilated food is oxidized to produce energy. See, assimilated food,
एसिमिलेटेड फूड कौन सा है? जो आपका फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हुआ था, उस फूड को आप क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप उसे तोड़ेंगे और क्या बनाओगे? एनर्जी एंड द बाय प्रोडक्ट्स, जिससे कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर H2O, वाटर। फाइन। देन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सी, ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन, मतलब हवा आ रही है, हवा जा रही है, गैस आ रही है, गैस जा रही है। इनहेल कर रहे हो आप, एक्सेल कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, एक्सपायरेशन कर रहे हो। ये प्रोसेस है। इंस्पायरेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, एक्सपायरेशन आप CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना। तो मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप कहते हैं ब्रीदिंग। एक एवरेज एडल्ट की ब्रीदिंग की जो रेट होगी, है ना, तो 12 to 14 पर मिनट होती है, एंड चाइल्ड की 18 to 22 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग द रेस्ट टाइम। व्हाई दिस इज much higher than an adult? The reason behind this, see, जो एडल्ट होते हैं वो तो मैच्योर होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं, बट जो चाइल्ड होता है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है, तो नंबर ऑफ सेलुलर जो एक्टिविटीज होती हैं, सेल की जो डिवीजन होती है, सेल की जो ग्रोथ होती है, दैट इज मोर इन अ चाइल्ड। दैट्स व्हाई चाइल्ड ज्यादा एनर्जेटिक होता है, दैट्स व्हाई दे ब्रीथ मोर मोर, उनका जो रेट होता है ब्रीदिंग का, दैट इज मोर। एंड उससे क्या होगा? क्यों रेट ज्यादा होना चाहिए? बिकॉज आपने देखा बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत ATP एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो बनेगी तो ऑक्सीजन भी तो चाहिए। फाइन। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेटा क्या है? मच मोर कॉम्प्लेक्स है देन द ब्रीदिंग। इसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन वाली चीज आ गई, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एक साइट है इसकी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और जो आपकी एनर्जी है, दैट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल योर रिप्रोडक्शन, योर ग्रोथ, योर डेवलपमेंट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग, intake of air, fresh air, and removal of the foul air. By saying the foul air is what? Foul air is your CO2, है ना, and fresh air is what? O2, क्योंकि हमारी बॉडी को तो यही पसंद है। ठीक है। एंड फाउल एयर मीन्स ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड है। फाइन। वाटर बॉडी यूज कर लेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे थ्रू द सेकेंड प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज एक्सपायरेशन, बाहर निकाल दिया जाएगा। देन फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, तो है ना, एंड ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे तो बॉडी का जो आप बोलते हैं लंग्स का साइज बड़ा होता है, कम होता है, जब ऑक्सीजन आती है तो बड़ा हो जाता है, जब CO2 बाहर निकल जाती है तो वो छोटे हो जाते हैं, दे डिक्रीज द एरिया। तो ये तो फिजिकल प्रोसेस हो गया, बट बायोकेमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन है, बिकॉज यहाँ तो आपके मॉलिक्यूल्स का तोड़ना है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की केमिकल आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री भी है एंड बायो भी है, तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है। नो एनर्जी इज रिलीज्ड ब्रीदिंग में, नो एनर्जी इज रिलीज्ड। फाइन। बट आपके जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे एनर्जी निकली, दैट इज योर ATP। फाइन। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो सेल के बाहर होगा, और रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर होगा। अब सेल में कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये। ठीक है। जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो तो ब्लड में रहेगी, ब्रीदिंग आपकी जाती है लंग्स के अंदर, लंग्स के बाद वो जाएगी आपके लंग्स के बाद आपकी जाएगी ब्लड के अंदर, ब्लड से जाएगी सेल के पास, जब सेल के पास चली जाएगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। सी, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में तो आपका एरिया बढ़ेगा या कम होगा, जैसे आपकी ऑक्सीजन आती है तो लंग का एरिया बढ़ जाता है ना, वो एक्सपैंड करता है। लेकिन इन रेस्पिरेशन यहाँ पे कोई एरिया से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, यहाँ पे तो आपकी कोई आपका जो मॉलिक्यूल है उसे तोड़ के एनर्जी निकालनी है, तो तोड़ने के लिए आपको एंजाइम्स इन्वॉल्व है यहाँ पे रेस्पिरेशन में। एंड ब्रीदिंग कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली। सी, ये सर्टेन ऑर्गन्स मतलब नीजल कैविटी है, एंड देन योर विंड पाइप है, देन योर लंग्स है, बस वहीं तक। ठीक है। डायफ्रेगम भी इन्वॉल्व है कि जब आपको इनहेल एक्सेल करने में हेल्प करता है। वी विल स्टडी दिस लेटर। एंड
रेस्पिरेशन में तो आपके सारे सेल इन्वॉल्व है, बिकॉज सारे सेल आपके एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे, सबको एनर्जी चाहिए, सब अपनी एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे, सब इन्वॉल्व है, राइट. So next, you'll have three basic steps in respiration. That is pulmonary. Pulmonary होता है, pulmonary word is for the lungs. First step होता है कि जब pulmonary और breathing involves आपका क्या इन्वॉल्व करता है, respiration and expiration, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन अब अंदर आ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो आपके आ गई है लंग्स के अंदर, यहाँ आ चुकी है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से. फाइन. एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, लंग्स में से ब्लड के पास जाना है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या, ब्लड जो होता है दैट gains oxygen and loses its carbon dioxide and transfer the carbon dioxide back to the lungs so that ऐसा आपका expiration हो सके, ठीक है. थर्ड इज इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन. टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, तक जो भी गैसेस है बिटवीन आपकी ब्लड है ना, ब्लड के एंड जो कैपिलरीज तक है, टिश्यू के जो टिश्यूज हैं उसमें जो सेल्स हैं वहां तक आपको पहुंचाना है अब इसको. तो ब्लड लूजेस ऑक्सीजन है ना एंड गेन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी हैव स्टडीड इन द पैसिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसमें वही कॉन्सेप्ट होगा विद इन द सेल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है. आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि आपका डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन आता है ब्लड में, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो, और सेल में कम होता है तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज इन कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसेंट्रेशन सेल के अंदर है तो वो डिफ्यूज आउट कर जाती है. और जितना भी आपकी जो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, एक्टिव इस पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है बाहर से बाय प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्शन होती है एटीपी की, दैट इज एनर्जी. इसके लिए ये सारा रोल है. फाइन, सारा प्रोसेस हो रहा है. तो रेस्पिरेटरी सरफेस, ये वो सरफेस है, वो वेस्कुलर सरफेस है जहाँ पे आपको इनफ एरिया मिलेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ योर गैसेस, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है गैसेस की, ठीक है. वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत होगा और एरिया बहुत मिलेगा आपको, तो वहां पे रेस्पिरेटरी सरफेस उसे बोलते हैं. रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन एयर एंड वाटर, है ना. तो वाटर एंड एयर आर द सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स. फाइन, तो यही आपके मीडियम्स हैं. देन 2 टाइप्स ऑफ आपकी रेस्पिरेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप 2 टाइप्स में उसका डिवाइड कर सकते हो. पहला है एरोबिक, जो हम हैं एरोब्स. फाइन, तो अकर्स कब, जब there is a presence of molecular oxygen. When you have molecular oxygen in presence of you have presence of oxygen, then that kind of respiration will be called as aerobic respiration, that is O2 के presence में होगा. And then oxygen oxidizes the food into carbon dioxide and the water releases. हम यही पढ़ते हैं. फाइन, तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होंगे उनको बोलते हैं एरोब, जो हम हैं. Fine. So in this reaction you can see glucose. Glucose is what, hexose sugar. इसमें 6 कार्बन्स हैं. तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, एक आपका प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या किया जाता है बेटा, जैसे इफ आई से देयर आर 6 कार्बन्स. फाइन, कार्बन ये हेक्सोस शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बना था और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कैपिलरीज से अब्सॉर्ब हो चुका है. फाइन, तो ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती. वहां पे प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस. साइटोप्लाज्म में होता है पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए. वहां क्या किया जाता है, इस 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसे काट दिया जाएगा, बीच में से डिवाइड कर देंगे. कितने में, एक मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन का, ठीक है, एंड दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन का. उसका नाम होता है पायरुवेट. मतलब एक ग्लूकोज इज गोइंग टू गिव यू 2 पायरुवेट्स ऑफ 3
कार्बन्स, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है ग्लूकोज के, ठीक है, टोटल 6 है। आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ 3 कार्बन्स। एक ग्लूकोज आपको 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स देगा, 2, ठीक है। और लेकिन यहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये पायरुवेट होता है ना बेटा, ये इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है उसको पार कर सकता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज जाता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो नहीं पार कर सकता था, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, उसे तोड़ दिया गया एंड पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पायरुवेट इजीली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक और प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, फाइन, और ईटीसी। क्रेब्स साइकिल में उसे और तोड़ा जाता है, फाइन। और ईटीसी और ऑक्सीजन इसके प्रेजेंस में क्या करेंगे हम, CO2 एंड H2O, उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। एंड लास्ट एनर्जी कहाँ निकलेगी, आपकी ATP के फॉर्म में, ठीक है। पायरुवेट जो होता है क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ईटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका वाटर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड आपकी ATP बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, फाइन। अदर टाइप इज योर एनारोबिक। एनारोबिक एक प्रेजेंस में था, दूसरा क्या कौन सा होगा, एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसको आप फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। ऐसा आपको बैक्टीरिया कुछ ईस्ट वगैरह ईस्ट में मिलता है, वहाँ एनर्जी इस प्रोसेस से बनती है, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है बेटा, बोर्ड के लिए भी है और वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है, कि जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल में क्रैम्प्स पड़ते हैं, है ना, मस्कुलर एक्टिविटी करते तो आपको पेन होता है। देयर इज अ रीजन, बिकॉज जब आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑक्सीजन इतनी फास्ट एक्टिविटी करने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है बहुत जल्दी जल्दी यूज्ड अप होने लग जाती है मसल सेल्स में, और इतनी आपकी ब्रीदिंग रेट नहीं होता जितनी आप ब्रीथ करके ऑक्सीजन नहीं ला पा रहे हैं जितना मसल एक्टिविटी कर रहा है। तो मसल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप काम करते जा रहे हो, आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट आपके ग्लूकोज की रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, वो पार्शल हो जाती है। पार्शल होगी तो क्या मिलेगा आपको, फिर मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड। यहाँ पहले हमने क्या पढ़ा था कि आपको क्या मिलेगा, CO2, H2O एंड एनर्जी, बट यहाँ पे CO2 नहीं हुआ। CO2 तो लास्ट में मिलता है जब आपको कंप्लीट आपकी रेस्पिरेशन हो जाती है। यहाँ तो पार्शियल हुई है क्योंकि ऑक्सीजन कभी मिल रही है, फिर नहीं मिली है, नहीं मिल रही, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज देयर, फाइन, इन द मसल सेल्स। In bacteria and the yeast, certain bacteria and the yeast, they will get production of ethyl alcohol, और इसको इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। अल्कोहल प्रोडक्शन होती है, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट इन दिस। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन yeast cells is also known as fermentation, as I told you. And for example, इसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट दैट इज जाइमेज, ठीक है, ये आप याद रखिए। Here you will need an enzyme for the production of ethyl alcohol, that is zymase, fine. So you can easily understand the process here. See, more oxygen is used for breaking down of the glucose molecule to produce ATP, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया कि अगर वो हुआ तो काम होगा और नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल होता है अगर आपका मसल्स के अंदर, ठीक है, इनसफिशिएंट होगा तो कौन सी कंडीशन बना रहा होगा, वो एनारोबिक कंडीशन बना रहा होगा, बट एक्चुअल में तो एरोबिक है ना। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वैसे तो होती है किसमें, CO2 और H2O में, तो ये तो इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकम्प्लीट करके प्रोड्यूस करता है आपका लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की पीएच क्या है, इसकी पीएच होती है एसिड है, ठीक है, इसकी पीएच कैसी है, लो, है ना। अगर कोई चीज लो है ऐसी जगह पे जहां पे उसकी नियर टू न्यूट्रल होती है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से लो पीएच की वजह से वहां पे क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड जब इकट्ठी होती रहेगी तो क्या, रिड्यूसेस द पीएच एंड लीड्स टू मस्कुलर फटीग, फाइन। सी मेमेलियन आरबीसी दे आर एनारोब्स और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज सी जब आपके आरबीसी होते हैं जब वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, ठीक है, ग्रोइंग फेज में होते हैं, दे एट दैट टाइम दे वर हैविंग देयर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, बट जैसे जैसे मेच्योर होते हैं दे लूज देयर ऑर्गेनेलीज एंड द न्यूक्लियस। सो जब आपके ऑर्गेनेली नहीं है, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर
उनकी रेस्पिरेशन तो कैसी होगी, उनकी रेस्पिरेशन एनारोबिक होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब जाके आपका एटीपी बनता है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन होती तो एरोबिक होता, बट वो है ही नहीं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब वो क्या होगा, एनारोब्स होगा। ठीक है। इन लेंसेज ऑफ आई एंड कॉर्निया, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी एनारोबिक है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर नॉन वेस्कुलर है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं है। फाइन। केमिकल इक्वेशंस फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। सी, ईस्ट में भी फूड तो क्या है, ग्लूकोज ही है। साइटोप्लाज्म में जाएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस का नाम सेम है, ग्लाइकोलिसिस। फाइन। बनाएगा सेम पायरुवेट और पायरुविक एसिड। देन यहां से क्या होगा, अब ये जो जाएगा आगे फर्मेंटेशन करने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डोंट टेक ऑक्सीजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। बनाता क्या है, इथेनॉल। फाइन। एंड H2O एंड योर एनर्जी। ठीक है। एंड जो आपकी इक्वेशन है फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, ठीक है, अब यहाँ पे तो बेटा कंडीशन ये थी कि एनारोब है, ये कंडीशन है जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब एनारोब बन रहा है। ठीक है। जैसे ग्लूकोज सेम यही है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं, वो बनाता है आपका पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है इसको कंप्लीटली डिग्रेड होकर CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बनाना था माइटोकॉन्ड्रिया में, बट आप बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मसल्स में अब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड बनने लग गया, पूरी कंप्लीट CO2 प्लस H2 तो नहीं बना, हाँ एनर्जी बनी। लेकिन अब ये जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पीएच एसिड पीएच लो कर रहा है। वो पीएच लो करने से आपको वहां पे क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पेन होता है। फाइन। सो हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो भी आपकी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर, जो भी रिलीज है वो स्टोर कैसे होगी। सी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो तो आपका एटीपी मॉलिक्यूल है और वो सेल्स में स्टोर रहता है, ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है, और जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको यूज करेगा। तो नॉर्मली उसके पास एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है। जो लो एनर्जी का आपका एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बोला एक आपका ये है एडिनोसाइन का मॉलिक्यूल, इसके साथ डाइफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट लगा है, 2 फॉस्फेट लगे हैं। ठीक है, 2 फॉस्फेट है। ये जो मॉलिक्यूल है लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। फाइन। अगर एक और आपका फॉस्फेट लग जाएगा, दैट इज योर एटीपी। ठीक है। अगर इसके साथ एक आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक और ऐड हो जाए, सी नाउ आई एम एडिंग 1 मोर, इसको आप कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये हाई एनर्जी होता है एंड आर द सब्सटेंस इनसाइड जो बॉडी यूज करती है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज किया जाएगा इस थर्ड जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको ऐड करने में, किसके साथ, एडीपी के साथ। सो सी, एडीपी लो एनर्जी, एक फॉस्फेट लिया, और जो आपकी एनर्जी निकली रेस्पिरेशन में उसको आपने यूज करा क्या करने के लिए, एटीपी को, वो हाई एनर्जी है, आपने हाई एनर्जी बनाई। कैसे, अब एटीपी कैसे यूज होगा, जब एटीपी हम यूज करेंगे बेटा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। जो थर्ड आपका फॉस्फेट ऐड किया गया है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपको बहुत एनर्जी देगा वहां पर कोई एक्टिविटी करवाने के लिए। तो इस तरह से आप एटीपी यूज करते हैं। फाइन। जो एनर्जी होती है उसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर एटीपी। राइट। जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो एटीपी को लेंगे और उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है। यूजिंग वाटर टू रिलीज योर एनर्जी। अब सी, वो 3 फॉस्फेट थे, ट्राइफॉस्फेट, जैसे आपको एनर्जी चाहिए तो थर्ड जो आपने ऐड करी थी फॉस्फेट उसको निकाल दिया गया। सी, दिस इज योर फॉस्फेट जिसको रिमूव करा आपने, और एडीपी आपका दोबारा से वापस रीजनरेट हो गया, और जो इस बॉन्ड को तोड़, इनके बीच में जो बॉन्ड था उसे तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद आपको क्या मिले, एनर्जी, ये सेल अब दोबारा यूज कर लेगा। तो लॉजिक ये कहता है बेटा कि जो एनर्जी आई है वो इस तरह से तो नहीं रह सकती ना, हमने पढ़ा है कि एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, तो वही तो हो रहा है, एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स एटीपी। व्हेन यू वांट एनर्जी, व्हेन योर सेल नीड्स एनर्जी, यू विल ब्रेक एटीपी इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट एंड एनर्जी यू विल गेट। ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपकी इस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा। तो इक्विवेलेंट एनर्जी आपको कितनी मिलती है, 30.5
5 किलो जूल पर मोल आपको एक एटीपी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो एटीपी को आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। फाइन, सो इन द समरी व्हाट वी कैन सी कि जो भी आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है, पायरुवेट में टूटता है, 3 कार्बन का वो होता है, एक जो आपका ग्लूकोज होता है आपको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट देता है, 3 कार्बन का तो 6 हो गए। देन अगर आप एरोबिक कंडीशन में जाते हैं देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा कंप्लीट योर रेस्पिरेशन होने वाली, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होने वाला है। दिस इज योर फूड। ठीक है, दिस इज योर फूड। फाइन, द पायरुवेट होता है दैट कैन इजीली एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इसका साइज छोटा हो चुका है। सो CO2 प्लस H2O कंप्लीट हो चुका है, प्लस द एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पे रिएक्शन होगा इस एनर्जी को यूज करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट विल गिव यू ATP। ठीक है, इस एनर्जी को यूज करके बना। या फिर क्या होगा, हमारा एनारोबिक हो सकता है, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जिससे हमारा इथेनॉल बन गया। ठीक है, जिससे आपकी ईस्ट में बनता है। ठीक है, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में अगर ऐसा हो जाए तो मस्कुलर क्रैम्प्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, लो पीएच होता है, वहां पे भी एनर्जी होती है। ये एनर्जी भी आपकी काम आएगी, ये एनर्जी भी एटीपी बनाने के काम आएगी। बट फर्क क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली वो चीज टूट रही है। इसको तो हम बाहर ही निकाल देंगे, बाय प्रोडक्ट, इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, हमारी बॉडी में ये चीज नहीं बन सकती बेटा। ठीक है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड तक को हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं बिकॉज पीएच लो है। ठीक है, तो हमारे अंदर इस तरह का आपका रिएक्शन होता है। सी, नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस लेक्चर so that we can continue and study about the other types of respiration that you can see in other organisms. ठीक है, in your plants, in your terrestrial, in your aquatic life. Fine, thank you.